मेरे इस ज्योतिषीय चैनल नारायण ज्योतिष समाधान पर सभी दर्शकों का स्वागत है। अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैं आज के अपने वीडियो का आरंभ करता हूं। अभी नवरात्रि चल रहे हैं और आज नवरात्रि का 5वां दिन है। मेरा प्रयास है कि इन 9 दिनों में मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आयामों पर सैद्धांतिक रूप से ज्योतिषीय चर्चा कर सकूं, जिससे कि हम समझ सकें कि ज्योतिष हमारे जीवन को कैसे मार्गदर्शन कर सकता है। तो आज का जो विषय मैंने लिया है वो है संतान से सुख। मेरा पहला वीडियो था स्वास्थ्य की दृष्टि में संतान सुख, यानी कि क्या आप स्वास्थ्य को लेकर कहीं ऐसी समस्या में उलझ सकते हैं जिससे कि आपको संतान प्राप्त करने में समस्या आए। कह सकते हैं वो हमारे पहले सुख निरोगी काया का एक हिस्सा था। लेकिन आज का जो विषय है वो पूर्णतया संतान के बाद जो होने वाला सुख है उसकी बात है। हम सभी जानते हैं कि जीवन के उत्तरार्ध में हमें संतान की मदद की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वही उत्तरार्ध होता है जब संतान का अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए पीक समय चल रहा होता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो संतान की प्राप्ति की बात मैं यहाँ नहीं करूँगा, यहाँ ये बात करूँगा कि क्या आपके संतान के साथ सामंजस्य रहेगा या संतान आपको आपके जीवन में मदद करेगी, आपके साथ रहेगी, आपका देखभाल करेगी। साथ ना भी रहे लेकिन कम से कम आपकी चिंता तो करेगी। तो आइए हम देखते हैं कि संतान जो होगी उसको हम कैसे समझते हैं, यानी संतान का आचरण और आपका खुद का व्यक्तित्व कैसे इन दोनों को एक साथ सामंजस्य में बिठाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि लग्न बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी आधी से ज़्यादा जीवन की समस्याओं का मूल आधार हमारा व्यक्तित्व होता है। अब व्यक्तित्व में हमारी बोली, भाषा, हमारे संस्कार, हमारी इच्छाएं और हमारा वैचारिक मतभेद हो या कहें वैचारिक सामंजस्यता, वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि अगर आपका, यानी कि यहाँ बात हो रही है संतान से मिलने वाले सुख की, तो यहाँ बात हो रही है जातक की जो अपने संतान से क्या सुख मिलेगा इसको समझना चाहता है। तो यदि जातक का लग्न मेष राशि का है तो मेष राशि अग्नितत्व की राशि है और मंगल इसके स्वामी हैं। मंगल नेतृत्व का कारक है। यदि आपका लग्न मंगल का है तो आप किसी दूसरे के साथ चल तो सकते हैं लेकिन दूसरे के नीचे नहीं काम कर सकते। अर्थात ऐसे व्यक्ति को उनका संतान चाहे उनकी जितनी देखभाल करे, लेकिन संतान से लेकर उनका मतभेद रहेगा, क्योंकि संतान एक समय के बाद निर्देशित करने लगता है। उसे लगता है कि अब हमारे पिताजी को या माताजी को एक निर्देश की ज़रूरत है। अब उनकी उम्र या जो कहें समय की गति है उसके हिसाब से वो पीछे जा रहे हैं। तो मंगल वाले व्यक्ति को अपने निजी कारणों से संतान से मतभेद होता है, वो यह कि वो किसी की आज्ञा नहीं लेना चाहता। मंगल उग्रता का कारक है तो आप क्रोधी हो सकते हैं, आपकी वाणी में उग्रता हो सकती है। यदि बुध पर भी आपके लग्नेश का प्रभाव जा रहा है। अगर पंचम में, क्योंकि लग्न मंगल का है, अगर पंचम भाव में मंगल की राशि आ गई तो ये आपका पंचम विवेक है जो आपके मन में चित्त में बैठा हुआ है। तो यानी एक उग्रता, एक नेतृत्व, एक आगे बढ़ के चलना। तो हो सकता है कि फंक्शन आपके बेटे ने ऑर्गेनाइज किया हो, बेटी ने ऑर्गेनाइज किया हो, लेकिन आप वहाँ पर चाहते हैं कि नहीं, मेरे निर्देश अनुसार सब काम हो। इसके बाद बारी आती है दूसरे नंबर की वृष शुक्र की राशि है। शुक्र एक जल तत्व ग्रह है, लेकिन यह राशि स्थिर राशि है, पृथ्वी तत्व राशि है। ऐसे व्यक्तियों का जो भी विचार विमर्श या कहते हैं जो तौर तरीका होता है वो थोड़ा स्थिर प्रगति का होता है। ये लोग जुझारू होते हैं। तो जो व्यक्ति जुझारू होता है उसको हर एक छोटी मोटी बात में जो कमियां दिखती हैं उसको वो सुधारने का भी प्रयास करता है। यानी उसको लगता है कि जो गलत हो रहा है वो गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन शुक्र का असर है तो थोड़ा सा वो 100 में रहेगा, लेकिन वो अपना प्रतिरोध, अपना मार्गदर्शन जरूर जाहिर करेगा। अब कहीं आपके बेटे का लग्न उल्टा हो गया, यानी मंगल या सूर्य का हो गया, तो जो सलाह आप अपने बेटे या बेटी को देंगे वो उसको मानेगी नहीं। अब तीसरी बात आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि बुध की राशि है, ये सौम्यता की राशि है और बुध को समझौतावादी माना गया है। तो ऐसे व्यक्ति का किसी के साथ भी उठना बैठना हो तो वो थोड़ा सा समझौतावादी हैं, उनको एग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। बुध व्यापारी भी है तो ऐसे लोग कूटनीतिक होते हैं। अगर उनको बेटे से लाभ मिल रहा है तो वो भला बेटा उनका कुछ गलत भी करे, तो अगर उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है तो वो बेटे का दबाव भी महसूस कर लेंगे, बेटे के कहे अनुसार चल भी देंगे, बेटी के ससुराल में भी जाएंगे तो बेटी की सुन लेंगे। तो इस प्रकार बुध को इस सामंजस्य के उद्देश्य से अच्छा माना जाता है मिथुन की राशि को।
वही बात आती है चौथी राशि कर्क की, तो कर्क भी जल तत्व राशि है, भावनात्मक राशि है। ऐसे व्यक्ति बहुत एक दूसरे का बहुत केयर करते हैं, मतलब किसी भी रिश्ते में अगर ये जाएंगे तो कर्क राशि वालों का एक नैसर्गिक गुण होता है कि वो थोड़ा सा ध्यान देते हैं, दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हैं, दूसरों की पीढ़ियों को, दूसरों की परेशानियों को समझते हैं। तो ये भी आपके सामंजस्य के लिए अच्छी है। इसके बाद बारी आती है आपके सिंह राशि की। सिंह राशि सूर्य की राशि है और सूर्य तो राजा है। सिंह शासक यानी राजा की राशि है और राजा हमेशा अपने आप को ऊपर ही रखता है। तो जो व्यक्ति सिंह राशि के होते हैं या सिंह लग्न के होते हैं, ध्यान रहे जब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ तो लग्न और राशि यानी चंद्रमा अगर बली है तो राशि के तत्व का प्रभाव आएगा। अगर आपका चंद्रमा कमजोर पड़ रहा है और आपका लग्न बली है तो हम लग्न को व्यक्तित्व पर मानेंगे। तो यहाँ अगर सूर्य का प्रभाव यानी सिंह राशि का प्रभाव आ रहा है या लग्न में सूर्य है तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति किसी दूसरे की आदेश को सुनते नहीं हैं। अगर उनके जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं होगी तब भी वो अगर उनका कोई भी, चाहे वो छोटा बड़ा बेटा बहू कुछ भी हो, वो किसी की सुनते नहीं हैं। अगर संभव होगा उनसे उनको उत्तर दे पाना तो उत्तर दे देंगे और निकल जाएंगे। यदि कहीं वो कमज़ोर पड़ रहे हैं तो आपका कह सकते हैं कि वो आपको लगेगा बाद में कि मतलब बेटे को लगेगा कि मेरे पिताजी तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं, वो सुनते ही नहीं हैं। तो यहाँ जो सुनते ही नहीं का मतलब ये है, अगर वो बली हैं यानी उनके पास संसाधन अच्छे हैं तो हो सकता है कि वो आपके साथ रहना ही ना पसंद करें। लेकिन अगर उनकी मजबूरी है तो हो सकता है कि वो आपके साथ रहें या आप पर आश्रित रहें दूर रहकर। सामान्यतः सिंह राशि वालों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके बाद बारी आती है बुध की अगली राशि कन्या की। एक राशि मिथुन की थी और दूसरी राशि कन्या की, दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर बुध तर्क वितर्क में माहिर होता है तो बुध उसका प्रभाव है, समझौतावादी है, व्यापारिक सोच का है, काम निकालना जानता है। लेकिन यहाँ पर वो काम को भी ऐसा डिप्लोमेटिक वे से निकालेगा कि आपको ये भी लगेगा कि मेरा मतलब बेटे को ये लगेगा कि मेरे पिताजी सुनते नहीं हैं और वो आप उनसे अपना काम भी निकाल लेंगे। यानी कि आप उनके साथ कूटनीतिक डिप्लोमेटिक वे से राजनीतिक तौर से कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, सामंजस्य नहीं भी बनेगा लेकिन आपका काम चलता रहेगा। अब इसके बाद बारी आती है अगली शुक्र की राशि तुला की। ये तो पार्टनर्स की राशि है। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, अगर यहाँ पर मंगल या सूर्य का प्रभाव नहीं आ रहा हो तुला राशि में या गुरु का प्रभाव नहीं आ रहा हो तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति की अपने बच्चों से बहुत बनती है, बहुत अच्छी बनती है। तुला राशि जल तत्व प्रधान है, ये सुख साधन को मतलब वरीयता देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति हो सकता है कि अगर बेटा कुछ बोल भी दे तो भी उसको बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि उनको पार्टनरशिप में जाने में ही अच्छा लगता है। अब इसके बाद बारी आती है अगली राशि वृश्चिक की। तो ज्योतिष में वृश्चिक और कुंभ राशि, ये दो राशियां ऐसी हैं जहां पर भी ये जाती हैं वहां पर कुछ ना कुछ आपको उठापटक या कह सकते हैं एक अनचाहा सा जरूर मिलता है। वृश्चिक राशि को ट्रांसफॉर्मेशन की राशि भी बोली जाती है। ऐसे व्यक्ति का हो सकता है कि पूर्वार्ध बहुत अच्छा जाए और उत्तरार्ध में उनके साथ कुछ समस्या खड़ी हो जाए। यानी सडन ऐसा कुछ आएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। इसमें संतान की हानि भी हो सकता है, इसमें संतान का एकाएक रुख बदलना हो सकता है। जैसे विवाह के बाद लोग बोलते हैं कि मेरा बेटा तो बिल्कुल बदल गया, लेकिन संभव है हो सकता है कि आपका बेटा अपनी जिम्मेदारियों के चलते बदल गया हो। तो यहाँ पर ये जो बदलाव है ये वृश्चिक राशि का मुख्य मुद्दा है। और ये केतु और मंगल की सहसत सामित्व की राशि है, जल तत्व ये स्थिर प्रकृति की राशि है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको थोड़ा सा उद्वेलन, कहा सुनी या कह सकते हैं एकाएक कटाव, ऐसी कुछ घटनाएं मिल सकती हैं। बारी आती है अगली राशि है धनु की। धनु गुरु की राशि है, गुरुदेव बृहस्पति की राशि है और धनु राशि को युद्ध की राशि बोला जाता है, धनु को धर्म की राशि बोला जाता है। तो क्योंकि पिता का धर्म सर्वोत्तम होता है तो ऐसे व्यक्ति अपने जब बच्चों के साथ रहेंगे तो वो उनको समय समय पर मार्गदर्शन करेंगे। क्योंकि पिता का धर्म क्या है कि बच्चों को सही परवरिश देना। अब बच्चा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी गुरु अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों का अपने बच्चों के साथ जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, जो समय की गति चल रही है, जो स्थितियां बदल रही हैं, उसके चलते जब वो अपने बच्चों को सलाह देते हैं, उन्हें किसी चीज़ के लिए टोकते हैं, रोकते हैं, तो ये उनकी अनबन का कारण बनता है। ये रहेंगे भी अपने बच्चों के साथ, इनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुंह बंद करके ये आपके घर में नहीं रह सकते। तो यदि आपके पिता का ऐसा मतलब आपका बेटे के साथ ऐसा उठना बैठना है तो आपके बेटे को या आपको खुद समझना चाहिए कि आपका किस वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपकी राशि धनु है तो, या लगन पर गुरु का प्रभाव जा रहा है तो। इसके बाद बारी आती है मकर राशि की। मकर राशि तो अपने आप में संघर्ष की राशि है, इसे दलदल कहा जाता है। ये शनि की उच्च राशि का मतलब है कि यहाँ पर शनि कर्मठता के कारक हैं।
शनि को और कोई तरीका नहीं पसंद है, उनको चाहिए तो ईमानदारी और संयम के साथ, अनुशासन के साथ मेहनत। तो ऐसे व्यक्ति संयमी होते हैं, अनुशासित होते हैं। अब अगर आप संयमित और अनुशासित हैं, आपको सुबह 4 बजे चाय पीने की आदत है और बहू आपको चाय 6 बजे देगी, तो स्वाभाविक है कि आपको थोड़ा सा तो असमंजस महसूस होगा। तो ऐसे व्यक्तियों का जो मुख्य मुद्दा होता है परेशानी का, वो होता है बच्चों के साथ अपना तारतम्य न बिठा पाना। बच्चों का उठना बैठने का तरीका, उनका खाने पीने का तरीका, खाने पीने का समय, पारिवारिक जो माहौल है वो, प्लस उनका दोस्तों का सर्किल, ये सब थोड़ा सा आपको मिसमैच लगेगा, क्योंकि आप शनि वैसे भी परंपरावादी है। अब बारी आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि में राहु का सह स्वामित्व है, तो कुंभ राशि के व्यक्ति का ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर का कहानी होता है। लेकिन अगर राहु कहीं कमज़ोर पड़ रहा है तो ऐसे में कभी कभी ये ओवर डिप्लोमेटिक हो जाते हैं। ओवर डिप्लोमेटिक का मतलब है कि अगर बच्चे को पता लग गया कि आपने उनके साथ कुछ खेल किया है, जैसे कभी कभी आप देखेंगे कि एक बच्चे की या एक बेटी की मदद के लिए पिताजी दूसरे बेटे से कुछ घुमा फिरा के मांग लेते हैं। तो अगर कहीं राहु का असर आपके लग्न पर आ रहा है या राहु की राशि यानी कुंभ राशि लग्न पर जा रही है, तो आपका चरित्र ऐसा हो सकता है कि आप गोलमोल बात करें। राहु को गोलाई का कारक बोला गया है। अब बारी आती है मीन राशि की। मीन राशि है गुरुदेव की राशि। तो गुरुदेव की राशि है, तो गुरुदेव की राशि में पुनः ये बात, लेकिन यहाँ पर जो फर्क आता है ये बंधन का है। मीन राशि बंधन की राशि है, संन्यास की राशि है, जेल की राशि है। तो यहाँ पर अगर आपके अलग्न है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को छटपटाहट में महसूस करेंगे। वैसे भी मीन राशि का सिंबल 2 उल्टी दिशा में घूमती मछलियाँ हैं, तो आप कभी जिग जैग वे में इधर उधर रहेंगे, यानी कभी आपकी पटेगी और कभी नहीं पटेगी। और गुरु हैं, बोलने से बाज नहीं आएंगे, और जब बाज नहीं आएंगे तो कभी मामला ऊपर जाएगा तो कभी नीचे जाएगा। तो यहाँ पर भी गुरुदेव का जो नैसर्गिक कारकत्व है, सलाह देना, सही रास्ते पर रहना, परंपरा को मजबूती देना, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रकार ये तो हुआ आपका खुद का व्यक्तित्व कैसे करेगा। इसके बाद बारी आती है कि आपके बेटे का व्यक्तित्व या बच्चे का व्यक्तित्व कैसा होगा। तो बच्चों की समझने के लिए हम पंचमेश में जाते हैं, यानी कि आपके लग्न से जो पंचम भाव है उसकी राशि का जो स्वामी है वो, प्लस जो संतान का कारक है गुरु, गुरु से पंचम, और गुरु से पंचम राशि में उसी के समतुल्य जो नक्षत्र आता है, यह दर्शाता है कि आपके जो बच्चे हैं उनके अंदर आपका कौन सा गुण ट्रांसफ़र होगा। जेनेटिक जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो जेनेटिक ट्रांसफ़र होता है, वो गुरु से देखा जाता है और पंचम भाव से देखा जाता है। अब आपके बेटा होगी या बेटी, ये लग्न कुंडली से नहीं, सप्तमांश कुंडली से देखा जाता है। इसके बाद अगर हम पंचम और गुरु से पंचम भाव को देखें तो हम अपने बच्चे के, संतान के व्यक्तित्व को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि उसके अंदर कौन सा गुण जा रहा है। मातृत्व का गुण ज़्यादा जाएगा, यानी माँ से वो ज़्यादा प्रभावित होगा, तो हमें चंद्रमा के सापेक्ष पंचमेश को देखना पड़ता है, गुरु को देखना पड़ता है। और पिता के सापेक्ष जाएगा तो हमें सूर्य से पंचमेश को और गुरु को देखना पड़ता है। इसके बाद बारी आती है नौमांश कुंडली की। नौमांश कुंडली जैसे हम सामान्यतः जानते हैं कि ये विवाह की है, लेकिन ये जीवन के उत्तरार्ध की कुंडली है। तो जीवन का उत्तरार्ध ही आपके बच्चों के साथ आपका बीतता है। पुनः जो मैंने आपको लग्न लग्नेश की बात वहाँ पर बताई, वही चीज़ यहाँ नौमांश कुंडली में भी आप देखें। यदि नौमांश कुंडली में राहु केतु का प्रभाव आ रहा है, सूर्य का प्रभाव आ रहा है, गुरु का प्रभाव आ रहा है, मंगल का प्रभाव आ रहा है, तो आपकी बच्चों के साथ बनने में दिक्कत आएगी। और कहीं इस जो आपका लग्न है भाग्यांश का, उसमें पंचमेश 6ठे 8वें बैठ गया है या 6ठे 8वें 12वें बैठ गया है, तो हो सकता है कि संतान आपकी आपसे दूर चली जाए। क्या कारण कुछ भी हो सकता है, व्यापार हो सकता है, कोई बात हो सकती है, उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए या वो आपसे उसका विवाद बना रहे। तो यहाँ पर भी पुनः उसी जो कारकत्व रहेंगे वही रहेंगे, लेकिन अभी क्योंकि भाग्य की कुंडली है तो यहाँ वो जो अगर लग्न में कुछ गड़बड़ दिख रहा है, लेकिन अगर नौमांश में सुधर गया है तो आप ये जानिए कि हो सकता है कि आपके साथ तो अप एंड डाउन आए, लेकिन आप उससे निकल जाएंगे। अब इसके बाद बारी आती है सप्तमांश कुंडली की। सप्तमांश कुंडली बच्चों का एक आधारभूत विशेषण है। यहाँ आपकी संतान कितनी होगी, संतान का व्यक्तित्व क्या होगा, पहली क्या होगी, दूसरी क्या होगी, तीसरी क्या होगी, ऐसे करके आप 5वें भाव से अगर काउंट करिए तो एक एक भाव छोड़ के आप आगे बढ़ते जाइए। जैसे 5वां भाव पहली संतान, 7वां भाव दूसरी संतान, 9वां भाव तीसरी संतान, 11वां भाव चौथी संतान, लग्न आपकी 5वीं संतान, इस तरह से आप घूमते जाइए। तो सप्तमांश कुंडली के लग्न में जो राशि आ रही है, जो मैंने पहले D1 के बारे में बताया, तो ये तो ओवरऑल करेक्टर हो गया आपके बच्चे का। इसके बाद बारी आती है कि यहाँ पर पंचम में, सप्तम में, नवम में, क्योंकि आजकल 3 से ज़्यादा बच्चे तो किसी के होते नहीं हैं, तो ये जो पंचम नवम ये है, यहाँ से पता लगता है कि आपकी जो संतान है उसका सामंजस्य तो कैसे होगा। तो अब आप मान लिया जो आपका सप्तमांश कुंडली का पंचमेश है वो आपके लग्न से 6ठे 8वें बैठा है,
तो आपकी पहले बच्चे से नहीं बनेगी। अगर 7वें का 6ठे 8वें बैठा है तो आपकी दूसरे बच्चे से नहीं बनेगी। अगर कहीं पर ये इनके साथ हो सकता है कि पंचमेश यानी सप्तमांश कुंडली के पंचमेश पहली संतान 6ठे 8वें नहीं है, लेकिन वहाँ पर राहु केतु का संयोग बन रहा है, मंगल का प्रभाव आ रहा है, तो हो सकता है कि ये उग्रता है, आक्रामकता है, इसके चलते आपकी अपने बच्चे से न बने। बच्चा आपके प्रति गलत नहीं है, आप बच्चे के प्रति गलत नहीं है, लेकिन ये जो आचरण का प्रभाव है वो आ जाएगा बीच में। और अगर यहाँ पर जो स्थिर तत्व है जैसे चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है, अगर इनका प्रभाव आएगा तो हो सकता है आपकी पहली संतान कन्या संतान हो। यदि बुध आपके ग्रह कुंडली में बली है तो कन्या संतान की अधिकता ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर बुध वक्री है तब भी हो सकता है कि आपको कन्या संतान ज़्यादा हो। अगर मंगल कमज़ोर पड़ रहा है, गुरु कमज़ोर पड़ रहा है और केतु भी कमज़ोर पड़ रहा है तो ऐसे व्यक्तियों को सामान्यतः पुत्र संतान की समस्या होती है, क्योंकि केतु को कुल उन्नति का कारक बोला गया है। तो केतु का बल कहीं ना कहीं ऐसा दर्शाता है कि आप चाहे लाख दुश्मन रहें अपने बच्चे के, लेकिन आपका वंश बढ़ेगा, आपका गोत्र बढ़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर केतु नकारात्मक जा रहे हैं, बुध बहुत बली हो गया है, रेट्रोग्रेड हो गया है, या बुध वक्री होकर अपनी ही राशि का है, राहु के साथ जुड़ गया है, तो दो वक्री ग्रह एक साथ हो गए, तो ऐसे में नॉर्मली कन्या संतान की अधिकता हो जाती है या कन्या संतान को परेशानी होती है। अब अगर हम सप्तमांश कुंडली में इन आयामों को देखने के बाद हमें पुनः हम जैसा कि हम जानते हैं कि एक निश्चित नियम है, हमें हर से संबंधित कुंडली देखनी होती है। तो एक अगली कुंडली आती है चतुर्थांश कुंडली। यह कुंडली होती है आपके भौतिक सुख साधनों की। D1 से लेके D12 आपके फिजिकल प्लेन का मिरर है। आपको क्या फिजिकल प्लेन में दिखेगा वो D1 से D12 तो जाइए। तो जो चतुर्थांश कुंडली है ये आपके सुख साधन है, ये चौथे भाव का ये दर्पण है। और हमें वृद्धावस्था में क्या चाहिए? एक सुकून चाहिए, शांति चाहिए, कुछ जरूरी साधन चाहिए। तो अगर चतुर्थांश कुंडली में भी पंचमेश का लग्न के प्लस सप्तमांश कुंडली के जो आपके बच्चों की संख्या है, क्रम है, उसके अनुसार उनके भावाधिपति का और गुरु का प्रभाव सही जा रहा है, तो आपका बच्चा आपके लिए दूर रहते हुए भी सारे प्रयास करेगा। वो दूर रहेगा, हो सकता है आपसे उसकी अनबन हो, लेकिन वो आपके भौतिक जीवन में कभी भी दखलंदाजी नहीं करेगा, वरना बल्कि वो मदद करेगा। सप्तमांश कुंडली का संबंध बताता है कि आपका पैचअप कैसा रहेगा, आपका उसके साथ उठना बैठना कैसा रहेगा। चतुर्थांश कुंडली बताती है कि उससे आपको सुख कितना मिलेगा। ये सुख आपका खुद का अर्जित किया हो सकता है या बच्चे के द्वारा दिया गया हो सकता है। तो यहाँ पर संतान यानी पंचमेश सप्तमांश कुंडली के जो विभिन्न बच्चों के भाव हैं, उनके अधिपति गुरु क्योंकि कारक हैं, इनका संबंध चतुर्थांश कुंडली में देखा जाता है। फिर बारी आती है दशमांश कुंडली की। पुनः दशमांश कुंडली आपके जीवन का ओवरऑल कर्म है। तो अगर कहीं इस कर्म भाव में आपका संतान का जो फैक्टर मैंने बताया वो नेगेटिव जा रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो दशमांश कुंडली में आपको अच्छाई दिख रही है वो आपके निजी कारणों से हो, आपकी पैतृक संपदा से हो, बच्चों से आपको कुछ ना मिले। तो यहाँ पर दशमांश कुंडली में भी ये लगाया जाता है। फिर बारी आती है द्वादशांश कुंडली की। द्वादशांश कुंडली आपके पितृ हैं। कभी कभी आप अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा करिए, उनके लिए सब कुछ करिए, आंखें बिछा दीजिए, पलकें बिछा दीजिए, लेकिन बच्चा फिर भी आपको ठोकर मार के चला जाता है। तो ये जो ठोकर मारने वाली बात आती है आपके सही कर्मों की, तो इसका दर्पण दिखाई देता है द्वादशांश कुंडली में, क्योंकि द्वादशांश कुंडली ये आपके पितरों पूर्वजों की कुंडली है। इसमें राहु हैं, उसके बाद लगन है और नवम है। ये तीन भाव के अधिपति बताते हैं कि आपके पिता, आपके परदादा और आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का यहाँ पर क्या रोल है, क्या उन्होंने ऐसा कुछ किया है अपने बच्चों के साथ या अपने पिता के साथ। यदि आप अपने पिता के साथ कुछ करेंगे तो स्वाभाविक है वो चीज़ ट्रांसफ़र होकर आपकी जनरेशन में आएगी। आपकी जनरेशन में नहीं हो, नेक्स्ट में आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिक्कत आनी ही है। तो इस प्रकार आप देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें कारकों की, तो अगर गुरु से मंगल का प्रभाव यहाँ द्वादशांश कुंडली में गलत बैठ रहा है, तो हो सकता है कि आपका अपने छोटे भाई के प्रति मामला गड़बड़ रहा हो। तो यहाँ पर अगर मंगल नकारात्मक जाएगा तो आपको चोट चपेट लगेगी, हो सकता है बच्चे से आपकी झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए। तो ये जो कहानी बताती है कि आपका बेटा, इसीलिए कहा भी जाता है पूत पले पिता के धर में। तो अगर आपने जैसा किया है, द्वादशांश कुंडली उसका मिरर है। आप दुनिया से कुछ भी छुपा लीजिए, अगर आपकी द्वादशांश कुंडली किसी ज्योतिष के सामने आ गई तो वो सब कुछ बता देगा कि आप अंदर से कैसे हैं, आपके पिता ने क्या किया, यानी जनरेशन्स की हिस्ट्री यहाँ पर आ जाती है। तो इस प्रकार आप D1, D9, D4, D10 और D12 साथ में D7 इनको अगर मिला लीजिए तो आपको ये पता लगेगा कि आपको बच्चों से कितना सुख मिलेगा और उस सुख में आपकी समस्या है या बच्चों की समस्या है।
अब इसके अगली कड़ी में हम 2 कुंडलियाँ लेंगे। उन दोनों कुंडलियों में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जातक का लग्न कैसे उसको प्रभावित किया, जो बच्चों की संख्या है वो कैसी रही, और बच्चों की संख्या में किस बच्चे से उनको क्या समर्थन मिला और क्या विरोध। तो आशा है कि हम अगली कड़ी में इसको लेकर आएंगे। तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल पर। इस सिद्धांत को समझने के लिए आपको उस कुंडली विश्लेषण को भी देखना होगा, जिससे कि आप इस बातचीत को वहाँ पर सही ढंग से समझ सकें। उसके बाद आप इसको अपनी कुंडली पर भी देख सकते हैं, लगा सकते हैं, अपने साथ जो घट रहा है उसको देख सकते हैं। यानी जो कारक या जो समस्याएं आपको आ रही हैं, आप देखिए क्या कि उन समस्याओं में कितना योगदान आपका है और कितना योगदान आपके पितरों का है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। पसंद भी आए, साथ में समझ भी आए, समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं आज विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली कड़ी में, जो कि मैं 1 हफ्ते 10 दिन बाद रिलीज करूँगा। तो उसमें आप इसको समझ सकते हैं। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबका मेरे चैनल पर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। ओम गुरुवे नमः।